ये है कारगिल, अमेरिका की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी, जिसे कुछ लोग द वर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड कहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी फूड चेन्स इस एक कंपनी के कंट्रोल में है। फ्राइज वाले आलू से लेकर बर्गर में डालने वाला मीट, बंद और यहाँ तक के चीज भी ये एक कंपनी सप्लाई करती है। किसी जमाने में इस कंपनी के पास अपनी इंटेलिजेंस कंपनी थी जो CIA के बराबर समझी जाती थी। सिर्फ 2021 में इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू 135 बिलियन डॉलर्स था। इस कंपनी के मालिक एक ऐसी सीक्रेट फैमिली है जिसके 14 लोग बिलियनर्स हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि आप में से शायद ज्यादातर लोगों ने इस कंपनी का पहले कभी भी नाम नहीं सुना होगा, और इसकी वजह यह है कि ये कंपनी चाहती ही नहीं कि कोई भी इनके बारे में ज्यादा जाने, क्योंकि जब कोई इनके बारे में जानेगा ही नहीं तो कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन इस कंपनी ने पिछले 40 सालों में जो कुछ किया, अब वक्त आ गया है कि वो लोगों के सामने लाया जाए। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक कंपनी की कहानी जिसके कंट्रोल में इस वक्त दुनिया की सारी फूड्स कंपनीज हैं। ये कंपनी इतनी पावरफुल कैसे हुई और इसने ऐसा क्या किया कि आज इसे द वर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड कहा जाता है। जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। कारगिल यहाँ तक कैसे पहुंची, ये जानने के लिए हमें 127 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1865 में विलियम वॉल्स कारगिल ने अमेरिका की स्टेट आइवा में अनाज स्टोर करने के लिए एक वेयर हाउस बनाया। अब इस जमाने में क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इतनी तेज नहीं थी, तो अनाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काफी टाइम लगता था, और इसीलिए इन वेयर हाउस की बहुत जरूरत थी। इसी जमाने में अमेरिका में इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से फैल रही थी और साथ साथ रेल रोड नेटवर्क भी बिछाया जा रहा था। 1875 तक अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न साइड तक रेल नेटवर्क बिछाया जा चुका था, और इसी से फायदा उठाते हुए कारगिल ने भी इसे हर उस जगह अपना वेयर हाउस बना लिया जहां पर ट्रेन की पटरी पहुंचती थी। 1880 में कारगिल ने अपनी बेटी की शादी एक और बहुत बड़ी चेन के वेयर हाउस के मालिक जॉन एच मैकमिलन की बेटी से कर दी, और इसके बाद 1890 तक पूरे अमेरिका का अनाज स्टोरेज बिजनेस कारगिल फैमिली के कंट्रोल में आ गया। फिर 1924 में कारगिल ने एक कंपनी खरीदी जिसका नाम था टेलर एंड बोरिन के। इस कंपनी के पास अपना खुद का एक प्राइवेट वायर सिस्टम था। वायर टेलीग्राम की तरह होता है जैसे पोस्टल ट्रांसफर में तो आप फिजिकली तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है, वायर में आप चंद मिनटों में अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। क्योंकि कारगिल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रही थी तो इसे बहुत ही टाइमली इंफॉर्मेशन चाहिए थी। ऐसे में खुद की वायर कंपनी होने का मतलब ये था कि इनके पास इस जमाने में एक किस्म का इंटरनेट आ गया था। इसी वायर सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए कारगिल ने कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी। टाइमली इंफॉर्मेशन की वजह से इन्हें पता चल जाता था कि किस स्टेट में क्या हो रहा है, और वो फौरन अपना इन्वेस्टमेंट का फैसला बदल लेते थे, जिसकी वजह से इनका हर डिसीजन बहुत प्रॉफिट देने लगा। और यही वजह थी कि 1930s के ग्रेट डिप्रेशन में जब अमेरिका की बाकी सारी कंपनीज बैंकक्रप्ट हो गईं, कारगिल ने रिकॉर्ड बिजनेस किया, क्योंकि वो अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से पहले ही जान चुके थे कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाला है। इसी वजह से उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन आने से पहले ही बहुत ज्यादा अनाज खरीद कर स्टोर कर लिया, और फिर जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया और अनाज की कमी हुई तो कारगिल ने डबल प्राइस पर अपना अनाज बेचा और प्रॉफिट कमाया। और फिर इसी पैसे को इस्तेमाल करते हुए कारगिल ने हर सेक्टर में घुसना शुरू कर दिया। अभी तक वो सिर्फ स्टोरेज का काम कर रहे थे, लेकिन अब वो इस अनाज को उगाने का कंट्रोल भी अपने हाथ में लेना चाहते थे। कारगिल ने कई हजार एकड़ जमीन किसानों से खरीदना शुरू कर दी। इसके अलावा ट्रेन, ट्रक्स और यहाँ तक के अपने समुद्री जहाज भी खरीद लिए। वो अनाज उगाने से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुँचाने तक का सारा प्रोसेस अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, और अगले चंद सालों में उन्होंने अपना ये गोल अचीव कर लिया। 1970s तक अमेरिका की करीबन सारी पोल्ट्री, डेयरी, अनाज और ट्रांसपोर्टेशन कंपनी इस एक कंपनी के कंट्रोल में थी, और अब कारगिल अमेरिका से निकलकर पूरी दुनिया में फैलना चाहती थी। और यही वो टाइम था जब कारगिल ने कुछ ऐसा करना शुरू किया जो हजारों इंसानों की जिंदगी मुतासिर करने वाला था। ये वो टाइम था जब बेबी फार्मूला, मिल्क और चॉकलेट जैसी चीजें मार्केट में आ चुकी थीं। असल में चॉकलेट में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। मतलब अगर हम आज की तारीख की बात करें तो हर साल पूरी दुनिया में 8 मिलियन टन चॉकलेट खाई जाती है। अब चॉकलेट बनती है कोको से, और ये कोको बहुत ही कम कंट्रीज के पास है।
पूरी दुनिया का 70% कोकोस उधर अफ्रीकन कंट्री नाइजीरिया, एवरी कोस्ट, गाना और कैमरून में पाया जाता है। तो दुनिया की अराउंड 80% चॉकलेट अफ्रीका से आती है। तो इसी से फायदा उठाने के लिए बड़ी कंपनीज के लिए कोको को सप्लाई करना शुरू कर दिया। इन कंपनीज में नेस्ले, मार्स और हर्शीज शामिल हैं। कारगिल ने फिलीपींस और ताइवान में कोको प्लांट लगाए और वहां के जंगलों से कोको निकालकर इन कंपनीज को सप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स थी। एक तो यहाँ लेबर्स लॉज काफी सख्त थे और दूसरा आए दिन यहाँ तूफान आते थे, जिसकी वजह से कोको निकालना और सप्लाई करना कारगिल को बहुत महंगा पड़ रहा था। कारगिल के नजदीक इन दोनों प्रॉब्लम्स का हल सिर्फ एक ही था और वो था अफ्रीका जैसा गरीब कॉन्टिनेंट। 1990 में कारगिल को एवरी कोस्ट में कोको का पूरा जंगल मिल गया और उन्होंने अपना सारा ऑपरेशन फिलीपींस से निकाल कर अफ्रीका शिफ्ट कर दिया। और फिर कुछ साल बाद सन 2000 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में 12 साल से कम उम्र के हजारों बच्चों को मोली से एवरी कोस्ट स्मगल करके ले जाया जाता और इनसे कोको निकालने की मजदूरी ली जाती। इन बच्चों को ना तो सैलरी दी जाती और ना प्रॉपर खाना वगैरह दिया जाता। तो कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक बताया कि अगर इनसे कोई गलती हो जाती तो इन्हें उसी दरख्त की टहनियों से मारा जाता और कई बच्चों के तो जिस्म पर चाकू से कट लगाए जाते। और ये सब इसीलिए था कि इन गरीब बच्चों के खून पसीने से सस्ता कोको हासिल करके कैडबरी, मार्च और हर्शीज जैसी चॉकलेट बनाई जाए। करप्शन और गरीबी की वजह से इन कंट्रीज की गवर्नमेंट थोड़ी सी रिश्वत के बदले इन सब रिपोर्ट्स पर आंखें बंद कर लेती थी। 2005 में इंटरनेशनल लेबर फंड्स ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें लिखा हुआ था कि ये सारे लेबर कैंप्स कारगिल की निगरानी में चल रहे थे। इस रिपोर्ट पर कारगिल पर केस भी हुआ जो अभी तक लोकल कोर्ट्स में चल रहा है। लेकिन कारगिल को इस सारे मामले से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो अपना बिजनेस बढ़ाती रही। 2019 में कारगिल ने एवरी कोस्ट और गाना में 113 मिलियन डॉलर्स के कोको प्रोसेसिंग प्लांट लगाए और दूसरी तरफ वो प्रेस में ये कहते रहे कि हम चाइल्ड लेबर के बहुत खिलाफ हैं। लेकिन ये सब सिर्फ एक मीडिया स्टंट था और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी टाइम पर कारगिल दूसरे कंट्रीज में भी कुछ और घिनौने काम भी कर रही थी। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कारगिल का असल बिजनेस अनाज, डेयरी और पोल्ट्री प्रोड्यूस करना और इसे स्टोर करना और फिर एंड कस्टमर तक पहुंचाना है। तो इस सारे काम के लिए कारगिल को बहुत ज्यादा जमीन चाहिए थी, सस्ती जमीन, और ये जमीन हासिल करने के लिए कारगिल ने मुख्तलिफ कंट्रीज में लोकल गैंगस्टर को हायर किया और इनके जरिए जमीन हथियानी शुरू कर दी। 2011 में इंडोनेशिया में एक पूरे गांव को इन गुंडों ने कारगिल के कहने पर आग लगाकर लोगों से खाली करवा लिया। इनका कसूर सिर्फ ये था कि इस गांव के किसी आदमी ने कारगिल के बाग से कोई फल चुराया था। अब इन लोगों की सारी जमीन और खेत कारगिल के कब्जे में थी। इसी तरह 2013 में कारगिल पर इल्जाम लगा कि इसने ब्राजील में एक गांव में यही प्राइवेट आर्मी भेजकर इन लोगों से वो गांव खाली करवाया। इस आर्मी ने लोगों के घरों के दरवाजे तोड़े, यहाँ तक कि औरतों और बच्चों को मारा पीटा और इस डर की वजह से सब लोगों ने वो गांव छोड़ दिया और एक बार फिर वहाँ के लोकल लोगों की जमीन कारगिल के कब्जे में चली गई। इसी तरह 2018 में कारगिल पर यह केस भी हुआ कि वो कॉर्न और सोया उगाने के लिए अमेज़न के जंगलों को बेहिसाब काट रही है। 2020 में एक रिपोर्ट के मुताबिक कारगिल अब तक अमेज़न की 800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में सारे दरख्त काट चुकी है। इस सारे एरिया में वो सोया उगाया जाता है जो तकरीबन पूरी दुनिया के 60% पोल्ट्री को खिलाया जाता है। आज की तारीख में कारगिल एक जाइंट बन चुकी है। वो 4 और कंपनीज के साथ मिलकर पूरी दुनिया की 85% मीट सप्लाई कंट्रोल करती है। ज्यादातर फास्ट फूड कंपनीज की सप्लाई इन्हीं के कंट्रोल में है और ये मजे के बर्गर्स, चिकन पीस और चॉकलेट्स के पीछे बहुत ही घिनौने कारनामे छुपे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद क्या आपको पता है कि इन सब के पीछे डोरियां हिलाने वाला आखिर कौन है? हमारे यहाँ खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की चीजें इस्तेमाल करना बड़े फख्र की चीज समझा जाता है। हम लोगों को बड़ा यकीन होता है कि ये बाहर की कंपनीज हैं तो इनकी चीजें भी अच्छी ही होंगी और अगर वो हों भी गोरी चमड़ी वाले की कंट्री से तो फिर क्या ही बात है। बगैर कोई रिसर्च किए किसी कंपनी की क्या हिस्ट्री है, क्या इसके ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं, हम दौड़ पड़ते हैं इसकी चीजें इस्तेमाल करने में। सबसे बड़ी ताकत नॉलेज है और हमारी कोशिश होती है कि आप एटलीस्ट दुनिया में क्या हो रहा है। राइट नॉलेज लीड्स टू राइट एक्शन। सही इल्म ही सही अमल की तरफ लेकर जाता है। नाज़रीन, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो बाकियों के साथ भी जरूर शेयर करें और ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है।